शरीर को एक ऑप्टिमल स्टेट में जो रखने वाला ऑर्गन है वो किडनी है। 1000 लोगों में से एक इंसान एक सिंगल किडनी के साथ पैदा होता है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड डिटॉक्स। यू कांट डिटॉक्स योर किडनी और योर लिवर, दे आर द डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। सो मुझे लगता है जो आधी प्रॉब्लम्स है ना दुनिया की, दे बॉइल डाउन टू एक्सेस कैलोरीज, एक्सेस शुगर एंड एक्सेस सॉल्ट। हमारे देश में जैसे आयुर्वेदा इज ग्लोरीफाइड। देखो आयुर्वेदा में 2 तरह की मेडिकेशन होते हैं। एक सिद्धा मेडिकेशन होती है जिसमें हैवी मेटल्स यूज होते हैं, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये सारे के सारे मेटल्स किडनी को नुकसान करते हैं, डेटा है। सो देयर इज स्ट्रेस, देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट इज़ वेरी वेरी satisfying and fruitful kind of experience. Hello everyone, I am Dr. Kavita Vishwakarma, a nephrologist and kidney transplant physician based in Mumbai. I loved coming to Atul's show. Please like, share and subscribe because it has wonderful stories and wonderful information. Thank you. Conversations with Atul. आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारा हीरो बम्बई के चौल में रहता है, 20 साल का है, आवारा है और कोई काम नहीं करता। अपने परिवार से बेहद प्यार करता है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। परिवार भी सोच रहा है कि इसका क्या होगा आगे, ये क्या करेगा, लेकिन हीरो को इसकी परवाह नहीं। आगे चल के उसे प्रेम हो जाता है, लड़की भी मिल जाती है, लेकिन अभी भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। वो ऐसे ही आवारा घूमता रहता है। एक दिन जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या घर पर आ गई है और उसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो जानता नहीं कि क्या करे। उसी शाम वो किसी शराब के अड्डे पे बैठा रहता है, बहुत सारी शराब पी लेता है और उसी धुन में एक दोस्त आ जाता है और देखता है कि ये बहुत परेशान है। तो दोस्त कहता है कि भाई क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? कहता है पता नहीं यार, घर में बड़ी समस्या है, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने परिवार का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो दोस्त कहता है ऐसा कितना पैसा चाहिए? तो बोलता है कुछ इतने पैसे चाहिए। अरे ये तो आराम से मिल जाएंगे। तो कैसे? अरे तू तो खुली तिजोरी लेके घूम रहा है। कौन सी? तेरे पास 2 किडनीज, एक किडनी बेच दे तो तेरे पास हो जाएंगे पैसे। तो हीरो उसकी सुनता है, एक किडनी बेच देता है और अपने घर का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और आज किडनीज कैसे काम करती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए हमारे साथ है जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट और रेनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन यानी किडनी की डॉक्टर कविता विश्वकर्मा। तो बताइए कविता जी। Let me tell you, in reality it is very different. तो ऐसा पिक्चरों में सिर्फ होता है, रियलिटी में साहेब है फिल्म का। I know, but रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बट क्योंकि मुझे याद है कुछ केसेस हुए थे पहले जहाँ कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ गरीब लोगों को ले जाके उनकी किडनी चुराई जाती थी, ये भी हुआ था, राइट? ये भारत में सिर्फ अभी स्वेच्छा से आप अपने जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं सिर्फ उन्हीं को आप डोनेट कर सकते हैं। एंड वी हैव इमीडिएट में कौन कौन आता है? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ। ओके। इन सम केसेस जब कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, सो सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स इन एक्सेप्शनल केसेस कैन डोनेट। इट गोज थ्रू अ स्क्रूटनी एंड इट्स अ लीगल प्रोसेस। और ऐसा होना चाहिए कि 2 पार्टीज के बीच में पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। that is a key thing. So it's an act of altruism कि हम किसी के भले के लिए स्वेच्छा से अपनी किडनी दे रहे हैं, ना कि उसके बदले में हमें कुछ मिल जाएगा। तो आपको, आप में से किसी को भी लग रहा है कि आप एक तिजोरी लेके घूम रहे हो, बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, तो वैसा कुछ नहीं है, वो बड़ा इलीगल है और आप ये कर नहीं सकते। ये कविता जी ने बहुत क्लियरली कहा है। तो कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट किसी मरीज के लिए जेल क्यों जाएगा, ये बताओ? अपनी किडनी दे देगा लेकिन जेल क्यों जाएगा? नो देगा, किडनी भी नहीं देगा। किडनी भी नहीं देगा। ठीक है। सो वी आर हियर टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ हैं आज समझने के लिए कि किडनी क्या है,
कैसे ऑपरेट करती है, क्या होता है उसमें, तो बताओ किडनी के बारे में। व्हाट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और ये जो एपिसोड है वो हम बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में करने वाले हैं, ज़्यादा मेडिकल जार्गन नहीं यूज़ करेंगे, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो समझे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, किडनी को अच्छी तरह रखना, उसको हेल्दी रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लैंग्वेज बड़ी नॉर्मल होगी, बड़ी सिंपल होगी। तो कविता जी बताइए। जो किडनीज़ हैं हमारी, वो ऑर्गन है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। मतलब आपकी बॉडी की नॉर्मलसी जो मेंटेन करता है वो ऑर्गन किडनी है। जैसे सारी चीज़ों का बैलेंस रखता है। सारी चीज़ों का बैलेंस, जैसे कि जितना भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बनता है, वो किडनी से एलिमिनेट होता है। दूसरा, वाटर बैलेंस जो है बॉडी का, वो किडनी करती है कि अगर हमें 10 लीटर हमने पानी पिया तो हमें 10 लीटर यूरिन हो जाएगी। सो दे आर वेरी इफेक्टिव, दे आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली। तीसरा, हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस जो है वो किडनी के थ्रू मेंटेन होता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जितने भी मिनरल्स हैं उनका जो बैलेंस है बॉडी का, वो किडनी के थ्रू होता है। उसके अलावा किडनी एक एंडोक्रिन हार्मोन है जो आरबीसीज का मैचुरेशन होता है एक हार्मोन से, जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, वो किडनी में बनता है। तो दूसरा एंडोक्रिन फंक्शन ये है कि जो विटामिन डी है उसका जो एक्टिव फॉर्म है वो किडनी में बनता है। सो किडनी इज़ असेंशियल फॉर मेंटेनिंग हीमोग्लोबिन एंड फॉर मेंटेनिंग अवर बोन हेल्थ। तो इन अ नटशेल बहुत ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन है और बॉडी की ऑप्टिमल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी टॉक्सिन्स, जो भी ड्रग्स हैं, वो सब किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं। ओके, सो व्हाट आर द किडनी को मेंटेन हेल्दी कैसे रखते हैं, मतलब इज इट एन ऑर्गन विच स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग एज के साथ, ये थोड़ा ख़राब होने लगता है उम्र के साथ, या जैसे आप हेल्दी ज़िंदगी भर रख सकते हो इन्हें? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे सारे ऑर्गन एज करते हैं, हमारी किडनीज़ भी एज करती हैं। सो एज के साथ हमारा जो GFR होता है, किडनी का फंक्शन मोटा मोटा कहिए तो कम होने लगता है आफ्टर 60-65, सो विच इज़ नेचुरल डिक्लाइन इन GFR विद एज। किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका जो करनी चाहिए। जैसे हमारा हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जो कि हॉट है, और अक्सर जैसे अगर हम ACs वगैरह में रहते हैं तो पानी नहीं पीते हैं। तो पहली चीज़ है कि हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक बहुत ही कॉमन कॉज है किडनी इंजरी का इंडिया में। डिहाइड्रेशन मतलब कम पानी होना? डिहाइड्रेशन मतलब हमने पानी अच्छे से नहीं पिया, या हम बाहर गर्मी में गए, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, या सपोज डायरिया हो गया या उल्टी हो गई, तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा किडनी में इंजरी हो सकती है। तो पानी पीना इज़ नंबर 1। दूसरा, हमारे देश में और विश्व भर में जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिजीज़ का। तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जंक कम खाएं, अपना वेट कंट्रोल में रखें, अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें, जो कोल्ड बेवरेजेस होते हैं स्वीटेंड, उनका प्रयोग ना करें, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ ना करें, अच्छा घर का जो बैलेंस फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, वो ज़्यादा खाएं, फिज़िकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, अपना वेट मेंटेन करें, और अननेसेसरी कोई भी दवाइयों का परहेज़ करें। जैसे दर्द की दवाइयाँ होती हैं, एंटासिड्स होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, इन सब के उपयोग से जितना हो सके बचें। हाउ डज़ इट वर्क? आई मीन, जो ये आपने GFR बोला है, दैट इज़, अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, किडनी इज़ ऑलमोस्ट लाइक द फिल्ट्रेशन सिस्टम। जैसे पूरा फिल्टर करती है वो, आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, उसको एक फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू किडनी का वो मेन फंक्शन होता है। तो आपने कुछ बोला कि एक GFR होता है, विच इज़ आई थिंक, सो GFR इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो किडनी के ना यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। सो बेसिकली कितना काम पर मिनट आपके वो नेफ्रॉन्स कर रहे हैं,
उसके जो उसका जो एक टोटल वैल्यू है उसको हम GFR बोलते हैं. ओके. सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, आपके नेफ्रॉन्स कैसे वर्क कर रहे हैं इन अ गिवन टाइम. मतलब जैसे पानी को हम लोग ml में, मिलीलीटर में मेजर करते हैं, बेसिकली नॉर्मली इट इज. वैसे किडनी का जो फंक्शन है उसको हम लोग नेफ्रॉन्स में मेजर करते हैं. सो नेफ्रॉन्स आर द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द किडनी. ओके. तो बेसिकली ऐसे समझिए बहुत सारी छन्नियाँ हैं छोटी छोटी, और ऐसी 2 बिलियन ईच जो छन्नियाँ हैं उनसे मिलके एक किडनी बनी है. ठीक है. और वो जो किडनी का यूनिट है, जो नेफ्रॉन है, उसमें प्रति मिनट ब्लड आ रहा है और छन रहा है, उसको हम GFR बोलते हैं. ओके. क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ अ कप ऑफ ब्लड, आधा कप खून ऑलमोस्ट हर मिनट में फिल्टर होता है किडनी पे, राइट? तो वो छन्नी मतलब क्या होता है वो? इट हाउ डज इट किडनी लुक लाइक अ? सो बेसिकली इट हैज़ अ ग्लोमेरुलाई. बीच में एक ऐसे एक गुच्छा है ब्लड का, उसमें इधर से एक राजमे जैसी दिखती है किडनी. राजमे जैसी किडनी जो है वो ग्रॉस जो अपीयरेंस है किडनी का, वो राजमे जैसा होता है. जो बड़ा, अगर हम किसी को ऑपरेट करेंगे, खोलेंगे, तो वो राजमे जैसी दिखती है. सो इट इज़ अ बेन शेप्ड ऑर्गन जो हमारे बैक में होता है और हमारी मुट्ठी जितना होता है, विच इज़ व्हाट इज़ द ग्रॉस अपीयरेंस. बट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल किडनी इज मेड अप ऑफ so many nephrons. Okay. And those units are responsible for filtration of blood. Achha, it's made of nephrons. Yes. So the unit of kidney is a nephron. So if you cut if you जैसे बॉडी का सेल्स होता है वैसे बोल रहे हो? Yes. So okay. Basically those cells, specialized renal cells, they make different components in a nephron. So there is a, I can draw it if you want. There's a glomeruli, एक ऐसा गुच्छा होता है, इधर से ब्लड आएगा, उस छन्ने के द्वारा छनेगा और इधर से साफ ब्लड वापस चला जाएगा. इट इज़ लाइक दैट. और जो हमारा जो बेसिकली इनिशियली जो यूरिन जो फिल्ट्रेट होता है, उसमें से डिपेंडिंग ऑन कि कितना हमें सॉल्ट चाहिए, हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, कितना हमें पानी वापस चाहिए, कि हम कितना हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड हैं, सो दैट थिंग इज़ ऑल्सो कैरिड आउट. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर through which this filtration takes place. तो एक तरह से ये छन्नी से निकलता है और जो वेस्ट है वो यहाँ से निकल के आपके यूरिन और एक्सक्रीटा से निकल जाता है. ये है इसका प्रोसेस. और कब आपको किस तरह से फिर किडनी खराब होने का क्या सिचुएशन होता है? मतलब ये जब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब खराब होता है? देखो, अगर हमें सपोज हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारी किडनी ना जनरेट नहीं कर सकती. जो एक बार जितने हैं बाय बर्थ उतना ही हमारा नेफ्रॉन नंबर रहता है. तो क्या होता है कि जब भी किडनी में कोई इंजरी हुई और कुछ नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए, किडनी रीजनरेट नहीं होती. नहीं. जैसे लिवर कैन रीजनरेट, लाइक या किडनी कैन नॉट. सो इट इज़ द गट विच रीजनरेट्स. जो गट की लाइनिंग होती है, उसके अलावा हमारा बकल म्यूकोजा है, रीजनरेट्स, एंड स्किन सेल्स, then liver, and I don't think lungs can regenerate. So kidneys also they cannot regenerate. So we have a fixed number of nephrons when we are born. और सपोज हमें अगर इंजरी हो गई, वो नेफ्रॉन्स में डैमेज हो गया, तो जो बाकी बचे हुए जो नेफ्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है. सो बाय वर्च्यू ऑफ ओवर वर्किंग, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी उसको बोलते हैं. सो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेस वर्किंग, दोज रिमेनिंग नेफ्रॉन्स ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड. सो किडनी डिजीज अगर एक बार शुरू हो जाए, इट टेंड्स टू प्रोग्रेस. इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज. क्रॉनिक हो जाती है वो, मतलब yes. वो अगर कोई भी वो वापस नहीं हो सकती, मतलब उसका कोई रिवर्सल नहीं हो सकता. देखो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जो किडनी जो डिजीज़ हैं उसके कई सारे टाइप्स होते हैं. एक होती है अक्यूट किडनी इंजरी. कोई अक्यूट इंसल्ट हुई, हमारी किडनी जाम हो गई टेम्परेरली, और हमने वो इंसल्ट, फीवर हुआ, कोई हमने ड्रग खाई, कोई टॉक्सिन है, तो हमने वो चीज़ को करेक्ट कर दिया, तो हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग करती है. उसको हम बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी. इट इज़ रिवर्सिबल. नहीं, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया. मैं कह रहा हूँ, हमने कुछ गलत खाया,
छोटे हाँ। एकदम सिंपल लेवल पे हाँ, अंडरस्टैंड कर समझते हैं। हमने कुछ गलत खाया, उससे हमारी किडनी को प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से किडनी जैम हो गई, अब किडनी काम नहीं कर रही या लेस, बहुत ही कम फंक्शन लेवल पे काम कर रही, ठीक है। तो उसके बाद वो उसको इसको कहते हैं आप एक्यूट इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी जो इंजरी, कि अचानक से होती है, जिसमें हमें एक कोई प्रेसिपिटेटिंग कॉज मिलता है, यूजुअली कोई इन्फेक्शन होता है या कोई ड्रग होती है जिसकी वजह से, या कि हमारी किडनी टेम्परेरली एक जाम जैसी स्थिति में चली गई और उसको हमने वो जो भी चीज़ उसको कर रही है, जो भी प्रेसिपिटेटिंग कॉज है, उसको हमने ट्रीट कर दिया, तो धीरे धीरे किडनी अपनी नॉर्मल स्थिति में आनी शुरू होगी। इसको बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। ये रिवर्सिबल होती है, जनरली रिवर्सिबल होती है। इन अ फ्यू केसेस, 20 to 30% केसेस, इट मे नॉट बी कम्प्लीटली रिवर्सिबल और इट कैन प्रोग्रेस। okay. Then there is another kind of kidney disease which is known as chronic kidney disease, CKD, जिसमें क्या है कि जो हमारा जो GFR है वो इम्पेयर हुआ है मोर देन 3 months ऑफ ड्यूरेशन। मतलब हमारा जो भी इम्पेयरमेंट है किडनी का, जो filtration हो रहा है, यस, द जो blood इम्पेयरमेंट का इन filtration हो रहा है, फिल्ट्रेशन इज इम्पेयर्ड एंड द इम्पेयरमेंट हैज लास्टेड फॉर मोर देन 3 months। मतलब जो फिल्ट्रेशन है वो 3 महीने तक ठीक से नहीं हो रहा, यस, जो blood का filtration एटलीस्ट 3 months उसका डेफिनेशन है। ओके। तो जब वो एक क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, जैसे हमारा डायबिटीज़ बहुत बड़ा हुआ है, डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक हमें नेफ्रोपैथी हुई है, एंड इट इज़ लास्टेड, इट इज़ ग्रेजुअल, मतलब वो धीरे धीरे शुरू हुई है और धीरे धीरे बढ़ी है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ समथिंग विच टेंड्स टू प्रोग्रेस ओवर टाइम। वो समय के साथ किडनी की बीमारी बढ़ती है। जनरली जो विडंबना ये है किडनी की बीमारी के साथ कि जब भी शुरुआत होती है तो किडनी डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं होते। इन 80 to 90% केसेस ये एसिम्टोमेटिक होती है, इसके कोई भी आपको लक्षण नहीं आएंगे। धीरे धीरे जब आपका GFR कम होता जाएगा, आपका क्रेटिनिन जो मार्कर है किडनी डिजीज़ का वो बढ़ता जाएगा, लेट स्टेजेस में इसके सिम्टम्स आते हैं। फिर जनरली जो है काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट मेरा जो काम है वो ये है कि आप मेरे पास आए हैं शुरू की स्टेज में, मेरा काम है उस GFR को प्रिजर्व करके रखना आपके लिए, कि आपकी किडनी की बीमारी बढ़े नहीं, स्थिर हो जाए, या स्थिर ना हो तो उसका स्पीड कम हो जाए। अगर स्पीड कम हो जाएगा तो आपको देखो, किडनी की बीमारी शुरू हुई, GFR 100 था, ड्रॉप होते होते जब GFR लेस देन 15 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया, जब वो उतना हो जाता है तब डायलिसिस की या गुर्दा प्रत्यारोपण की ज़रूरत आती है। मेरा काम है आप उस स्टेज तक ना पहुँचो। इसीलिए गुर्दा रोग की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। 10% विश्व की जो पॉपुलेशन है वो गुर्दा रोग से ग्रसित है। जिन लोगों का गुर्दा रोग है उनमें से 80% को ये नहीं पता है कि उन्हें है, और जब पता चलता है तो हम उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, जहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत आ गई या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आ गई। दूसरा, जो किडनी डिजीज़, जब हम वहाँ पे डायलिसिस के लिए पहुँचते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा और चीज़ों की वजह से मॉर्टेलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें लगभग सब में हार्ट की बीमारियां होती हैं, तो प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो सब कुछ फैमिली के डायनामिक्स ख़राब होते हैं, और इंडेफिनिट जब तक पेशेंट है तब तक हमें डायलिसिस कराना होता है। क्या होता है डायलिसिस? सो डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रीनल। बहुत सुनते हैं हम लोग, डायलिसिस इज़ अ वेरी एंड इट्स वेरी बहुत महंगा भी है डायलिसिस करवाना। सो डायलिसिस इज़ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो काम हमारी किडनी नहीं कर पा रही उसको हम मशीन से कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। अभी डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक खून वाला डायलिसिस होता है और एक पानी वाला डायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो जो डायलिसिस होता है उसमें एक
फिल्टर का हम यूज़ करते हैं, एक जो है नीडल के थ्रू पेशेंट का ब्लड निकालते हैं, एक मशीन उसको साफ़ करती है और एक फ़िल्टर होता है आर्टिफिशियल जिसके वाया ब्लड प्योरिफिकेशन होता है और वो फिर ब्लड वापस पेशेंट के बॉडी में हम वापस इन्फ्यूज़ करते हैं. सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डायलिसिस. सो बेसिकली इट कितना इज़ ब्लड निकालते हैं? So basically, it is a continuous process that there's a needle which is through which continuously blood goes from the patient to the machine and simultaneously Filter होके वापस. Yes. So it is a continuous slow procedure. One session takes 4 hours. देखो डायलिसिस से बहुत सारे लोग डरते हैं कि अरे डायलिसिस हो रहा है, बट एक्चुअली डायलिसिस एक बहुत अच्छी चीज़ है. इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर. जैसे एक्यूट किडनी इंजरी हुई, किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है, अगर हमने इमीडिएट डायलिसिस नहीं किया इट कैन बी अ थ्रेट टू लाइफ. सो वैसे केसेस में हम पेशेंट का डायलिसिस करते हैं, पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं एंड पेशेंट्स लाइफ गेट सेव्ड. मतलब पेशेंट बच जाते हैं और धीरे धीरे वो एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, तो पेशेंट इज़ बैक. तो कई बार ऐसा होता है कि 7-8 डायलिसिस किए या 2-4 डायलिसिस करने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है. उसके बाद जो एक्यूट किडनी इंजरी रिजॉल्व होती है तो पेशेंट अपना नॉर्मल काम मतलब नॉर्मल लाइफ अपनी रिज्यूम कर लेता है. तो सोचो अगर उस पीरियड में हम डायलिसिस नहीं कर पाएँ तो व्हाट एल्स कैन वी ऑफर टू दीज पेशेंट्स. उसके अलावा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, जब हमारा GFR बहुत कम है, सो इट इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ डायलिसिस कि इतने सारे पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं. अगर देखो हार्ट ख़त्म तो फिर ट्रांसप्लांट करो, नहीं तो पेशेंट ख़त्म. सेम गोज़ विद लिवर कि ऑर्गन चला गया तो पेशेंट विल डाई. बट इन केस ऑफ CKD इट इज़ द गिफ्ट ऑफ साइंस कि ऐसे पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग. जैसे लोग बहुत डरते हैं, तो मेरा दूसरा काम ये है कि पब्लिक को अवेयर करना कि डायलिसिस एक्चुअली में एक अच्छी चीज़ है, एक बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है और लेना चाहिए. अगर ठीक से किया जाए तो हमारी जो ज़िंदगी की क्वालिटी है और जो ज़िंदगी का जो समय है वो सिग्निफिकेंटली दोनों ही इम्प्रूव करते हैं डायलिसिस से. सो यू आर ओके. मतलब डायलिसिस, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को सुना भी है कि मैं आज डायलिसिस के लिए जाऊँ तो खुद ऑटो पकड़ के या रिक्शा में जाते हैं आराम से और वैसे ही आ जाते हैं. अगर ये भी बड़ा कॉमन है. देखो अगर कोई पेशेंट जा रहा है रिक्शा में, डायलिसिस करा के आ रहा है, फिर ऑफिस जा रहा है, इसका मतलब वी आर डूइंग अ गुड जॉब. दैट इज़ व्हाट वी एम. जब हम डायलिसिस करते हैं तो हमारा एम क्या है? पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स है बीमारी के वो ना हो, पेशेंट का एपेटाइट अच्छा हो, उसकी डेली लिविंग की जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छी हो, उसकी जो लाइफ की नॉर्मलसी वापस आए, यही हम डायलिसिस में करना चाहते हैं. तो अगर डायलिसिस हम अच्छे से करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल ट्रीटमेंट ये है ऑब्वियसली. बट फॉर किडनी फेलियर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ नॉट डायलिसिस, इट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट. ओह यस, सो दैट इज़ द ऑप्टिमल ट्रीटमेंट. देखो ऑर्गन का मुकाबला मशीन नहीं कर पाएगी ना. बट व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ? So 98 to 99%. दैट इज द सक्सेस रेट. Yes. बट आपको सेम ब्लड डोनर लगता है या कुछ कोई किसी? नहीं, देखो अभी ब्लड मैचिंग की ज़रूरत अभी देखो अगर ब्लड मैचिंग है तो बहुत अच्छी बात है. तो जो ब्लड ग्रुप वाला जो सिस्टम है वो हम फॉलो करते हैं. दैट O क्या इज़ अ यूनिवर्सल डोनर. हाँ. अगर आप O हैं तो आप सबको दे सकते हैं, अगर आप A भी हैं तो यू आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आप सबसे ले सकते हैं. बट अभी तो इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है साइंस कि ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं भी है तो भी ट्रांसप्लांट हो सकता है. वाओ. विच इज़ नोन एज ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जिसमें थोड़ा इंटेंसिव ट्रीटमेंट करते हैं हम, बट इट इज़ पॉसिबल. एंड इसका सक्सेस रेट भी अराउंड 95-96% है. सो कितने साल के लिए होता है सक्सेस? देखो जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है ग्राफ्ट लॉस का, ग्राफ्ट मतलब जो हमने नई किडनी लगाई, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राफ्ट लॉस इज डेथ विद अ फंक्शनिंग किडनी. मतलब किसी और कारण से डेथ हो जाए, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्राफ्ट लॉस. इट्स रियली? यस. सो मोस्टली देखो ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा नहीं कि दिक्कतें नहीं आती,
दिक्कतें आ सकती हैं, बट मोर और लेस मेजॉरिटी पेशेंट्स में जो किडनी लगाई जाती है वो अच्छे से काम करती है। और देखो, अगर हम डायलिसिस कर रहे हैं, अब डायलिसिस हफ्ते में 3 बार सपोज किया, 4 घंटे किया, तो हम हफ्ते में 12 घंटे सफाई कर रहे हैं। अगर हमने एक ऑर्गन लगाया तो वो एक हफ्ते में दिन, दोपहर, सुबह, शाम हर पल काम करेगा। सो आप गिन लो कितने घंटे, है ना। तो मशीन का और ऑर्गन का जो काम है उसमें ऑर्गन ज़्यादा अच्छी सफाई कर रहा है क्योंकि वो हर पल सफाई कर रहा है। सो जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं। जैसे डायलिसिस में 5 years पे 80% मोर्टेलिटी है, 5 साल में, मतलब व्हाट डज इट मीन 5 years में 80? व्हाट डज इट मीन सिंपली? कि सिंपली मतलब ये है कि 5 साल के अंदर आपके 80% पेशेंट्स नहीं रहेंगे, दे विल डाई, मोस्टली कार्डियोवास्कुलर डेथ। 10 में से 8 लोग नहीं रहेंगे यस 5 साल में, यस, डायलिसिस में। यस, बट ट्रांसप्लांट में इट इज़ वे मोर, इट इज़ मे बी सर्वाइवल इज 80 to 90%। सर्वाइवल सो 10% हो गया मोर्टालिटी रेट। यस, मे बी 10-20%, मतलब 10 में से 1 नहीं रहेगा 5 साल में। यस, सो इतना फर्क है। यस, सो Transplant. ऑप्टिमल इज ट्रांसप्लांट ऑलवेज। तो अगर आपकी किडनी ट्रांसप्लांटेड है तो शायद आप 40 साल भी जी सकते हो सकता है। यस, वाओ। सो सी अगेन, अगर कोई ट्रांसप्लांट हो रहा है तो ट्रांसप्लांट इज़ अ मिरेकल। जो ट्रांसप्लांट मतलब जैसे कोई अपना ऑर्गन किसी लव्ड वन को दे रहा है तो उससे बड़ा एक्सप्रेशन ऑफ लव तो है नहीं। देखो, कोई अपना अंग निकाल के आपको दे रहा है, आपकी माँ जैसे आपको दे रही है तो दोबारा आपको जीवन दे रही है ना। सो वन थिंग इट हैज़ actually taught me the power of, you know, what you can do in the name of love. That is one. The second, जब मैं SGPGI में थी और अपनी रेजिडेंसी कर रही थी तो मेरी 6 महीने के लिए डायलिसिस में पोस्टिंग थी। सबकी होती है, जैसे हमारे रोटेशन होते हैं। तो मैंने देखा कि डायलिसिस में थोड़ा मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, पेशेंट्स को ज़्यादा तकलीफ़ है, पेशेंट सिक होके आते हैं। I never used to feel good. I used to feel very depressed seeing those patients. But उसके बाद जब मेरी एक KTU पोस्टिंग है, किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट पोस्टिंग हुई, I have witnessed कि कैसे लाइफ चेंज होती है, कैसे एक बहुत सिक पेशेंट है उसका हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। You will be amazed that you know in 10 days कैसे एक पेशेंट जिसको यूरिन नहीं है उसको OT से आएगा, उसको 10 लीटर यूरिन होगा, विद इन 5 days इज़ बैक टू नॉर्मल, विद इन 10 days you know he gets up and starts walking, विद इन 3 months he is back at his life. यूजुअली फर्टिलिटी वापस आ जाती है, फैमिली डायनामिक्स इम्प्रूव हो जाते हैं। और जैसे हमने देखा एक बच्चे का हमने ट्रांसप्लांट किया था, उस बच्चे ने फिर 10th में टॉप किया। वाह। तो आया वो कि मतलब मैंने टॉप किया है। सो सी उस डायलिसिस की वजह से उसका इतना जो पढ़ाई है वो इफ़ेक्ट हुई, बट उसने फिर 10 में टॉप किया। या जो ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं वो मैराथन खेलते हैं। तो जब भी पॉसिबल है, प्रेफर्ड ट्रीटमेंट शुड बी ट्रांसप्लांट। देयर आर नो 2 ways अबाउट इट। और ऐसा नहीं है, देखो ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन हो सकता है। जैसे बॉडी को पता है कि मेरा ऑर्गन है, सो बॉडी हैज़ ए मेमोरी कि ये मेरा ऑर्गन है, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है। तो जब हम फॉरेन ऑर्गन देते हैं तो बॉडी ट्राइज टू रिजेक्ट इट। तो हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे हम बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा कम करते हैं, जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो। बट इन सम केसेस रिजेक्शन कैन स्टिल हैपन। सो अप टू 25% केसेस में रिजेक्शन हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ दीज रिजेक्शंस माइल्ड होते हैं, ट्रीटेबल होते हैं। ओके। उसके बाद क्योंकि हम इम्यूनिटी कम कर रहे हैं बॉडी की, तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इम्यूनिटी क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का, वो हमारे फॉरेन ऑर्गन को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा। द बॉडी विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय। कुछ नया आया है बॉडी में, कुछ अननोन है। सो इट इज सेम कि इट इज सेंस लाइक अ फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट इट्स नॉट माइन। सो जो हमारा WBCs होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंड दे ट्राई टू रिजेक्ट दैट ऑर्गन। सो वो रिजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ इम्यूनोसप्रेसिव्स देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। तो हमें एक बैलेंस करना होता है। हमें इतनी इम्यूनिटी चाहिए कि ना तो हमें इन्फेक्शन हो
और ना हमें रिजेक्शन हो, तो हमें एक फाइन बैलेंस, सो दैट इज़ अगेन माई वर्क एज अ ट्रांसप्लांट फिजिशियन, इज टू स्ट्राइक दैट बैलेंस एंड कीप दैट बैलेंस फॉर लॉन्ग टर्म फॉर माई पेशेंट. सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ माई जॉब. सो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ केसेस में नई किडनी में वो बीमारी वापस आ सकती है जिससे हमारी पुरानी किडनी ख़राब हुई है. इसको कहते हैं रिकरेंस ऑफ द ओरिजिनल डिजीज़. ऐसे केसेस में जनरली इफ़ यू डोंट ट्रीट तो ग्राफ्ट लॉस हो सकता है. उसके अलावा एनाटॉमिकल दिक्कतें आ सकती हैं जो बाय द वर्च्यू ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो यस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट मोर और लेस ट्रांसप्लांट इज़ अ बून टू मैनकाइंड. एंड एक बार एक ट्रांसप्लांट हुआ तो एक माँ ने अपने बच्चे को किडनी दी. एंड मैं गई, पहले मैंने बेटे को देखा तो बेटा वाज लाइक कि ही हैड गॉटन आउट ऑफ एनेस्थीसिया, आई वाज डूइंग वेल, यूरिन आ रहा था. फिर मैं उसकी माँ के पास गई, ऐसे 3 बेड छोड़ के. सो द मदर वाज स्टिल अंडर एनेस्थीसिया. ही सेड मेरा बेटा कैसा है. शी लुक्ड एट मी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, शी सेड कि मेरा बेटा कैसा है. तो मतलब इमिडिएटली आई हैड दैट फीलिंग कि देखो उसने दोबारा से अपने बच्चे को लाइफ दी है. So that is what is the power of donating your kidney. 2 तरह के डोनेशंस होते हैं किडनी के. एक लाइव डोनेशन होता है कि हमने अपने किसी फैमिली मेम्बर को ऑर्गन दिया. एक होता है डिजीज़ डोनेशन कि हमारी डेथ हुई लेकिन हमारी किडनी ऐसी है कि उसको निकाल के किसी और को दिया जा सके. जैसे किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, तो किडनी जो है अगर उसकी फैमिली वाले चाहें तो बहुत सारे ऑर्गन डोनेट हो सकते हैं. स्किन हो सकती है, लिवर हो सकता है, कॉर्निया हो सकता है, किडनीज और इवन हार्ट. सो वी नीड टू प्रमोट अवेयरनेस फॉर दैट कि अगर आपके घर में कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है या कोई भी जैसे ब्रेन डेथ किसी की हो गई, तो हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि आपका तो चला गया भाई घर से कोई, लेकिन उसके ऑर्गन से बहुत सारे लोगों को जीवन मिल सकता है. तो किसी तरह से तो वो जीवित है आपका जो भी लव्ड वन है. यस. तो इंडिया में हमें ज़रूरत है ऑर्गन डोनेशन, जो डिजीज़ डोनेशन है उसको प्रमोट करने की, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि मतलब जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स होते हैं कि दोबारा जन्म होगा तो ऑर्गन होना चाहिए. बट हमें ये देखना चाहिए कि उस एक किडनी से किसी और का भला हो सकता है. राइट. कितने टाइम में ये डोनेट होनी चाहिए? समझो कोई एक पास ऑन हो गया एक्सीडेंट में, तो उसको कितने टाइम में वो ऑर्गन वर्क करता है? देखो, अगर सपोज किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, कोई आईसीयू में है और हमने ब्रेन डेथ को कंफर्म कर लिया, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन डेथ. मतलब आपने गिव अप कर लिया एज अ डॉक्टर कि ये अभी नहीं होने वाला. हाँ. सो इन अ पर्सन जिसमें दिल अभी भी धड़क रहा है लेकिन वो ब्रेन डेड हो गया है, तो उसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो ब्रेन डेथ को कंफर्म करेंगे. सो ब्रेन डेथ के कंफर्मेशन के बाद 2 इंडिपेंडेंट न्यूरोलॉजिस्ट उसको कंफर्म करते हैं एंड देन फैमिली के साथ वो डायलॉग शुरू किया जाता है कि आप क्या चाहते हैं डोनेट करना. अगर डोनेशन वो चाहते हैं तो फिर किसी भी हॉस्पिटल का एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है जो जाके वो डायलॉग शुरू करता है. इफ़ द फैमिली इज़ विलिंग तो एक ZTCC जोनल ट्रांसप्लांट सेंटर इट्स अ बॉडी जिससे मतलब जहाँ पे हम वो इन्फॉर्मेशन जाती है, देयर इज़ अ वेट लिस्ट, तो उसके थ्रू ऑर्गन एलोकेशन होता है. सो कोई भी डायलिसिस पेशेंट जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है. और ये हमने पहले कहीं बोला नहीं है, लेकिन जो आपकी 2 किडनीज होती हैं उसमें से एक पे आपकी पूरा जीवन चल सकता है. ये हमने कहा नहीं है, बट कैन यू जस्ट आप इस पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? देखो ऐसा क्यों है, मतलब हाँ, ये क्यों पॉसिबल है साइंटिफिकली? सो जो सिंगल किडनी होती है उससे आप पूरा नॉर्मली जीवन मतलब दे सकते हैं. जैसे डोनेशन में भी हम किसी की एक किडनी निकाल रहे हैं
तो वो किडनी अगर हमने निकाली तो जिसको हम लगा रहे हैं उसको फ़ायदा होना चाहिए और जो दे रहा है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली डोनर सेफ्टी इज़ द प्राइम कंसर्न इन एनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कि जो किडनी दे रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत ही भला काम कर रहा है ना. इट्स एन एक्ट ऑफ मैग्नेनिमिटी दैट अ पर्सन इज़ डूइंग. तो जनरली क्या होता है जब हम एक किडनी निकालते हैं अदर किडनी स्टेप्स अप एंड स्टार्ट द GFR इंक्रीजेज, द रीनल रिजर्व इट इंक्रीजेज और वो किडनी दूसरी किडनी का काम करने लगती है. जनरली तो 2 किडनी का काम एक किडनी पे आ जाता है. यस वो मतलब और वैसे भी ना अगर हम देखें तो तो हर 1000 लोगों में से एक इंसान एक सिंगल किडनी के साथ पैदा होता है. वो अपनी लाइफ निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता. कभी कभी 1000 में से एक इंसान एक किडनी के साथ पैदा होता है. Oh, I didn't know this. Wow. यस तो कभी उन्हें पता चला कि किसी और कारण के साथ बहुत बड़ा नंबर है ये, 1000 में से एक. यस सो द थिंग इज कि हमने अल्ट्रासाउंड किया किसी और वजह से और हमें पता चला कि इसकी एक ही किडनी है. सो दे आर इंट्रीग्ड. कभी कभी वो आते हैं कि अभी क्या करें. तो जनरली हमें वो जो एक किडनी है वो उसको हमें बचा के रखना है. तो वही सब चीज़ें करनी है कि हमें सिंगल किडनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी वो सिंगल किडनी जो है कैन बी malformed, कैन हैव सम malformation, so it can be more prone to infections. It can be it can make you develop hypertension. आपका BP बढ़ सकता है, कभी कभी प्रोटीन जा सकता है. तो हमें स्क्रीन करना चाहिए हर साल हमें अपना जो रेगुलर जो किडनी वाले जो टेस्ट हैं वो करने चाहिए और हमें देखना चाहिए कि सब ठीक है. उसके अलावा सेम चीज़ें कि हेल्दी लाइफस्टाइल, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, शुगर मॉनिटरिंग, वही सारी चीज़ें हैं जो हमें सिंगल किडनी पे करनी चाहिए. देखो जो किडनी डोनेशन का कंसेप्ट आया वो आया वॉर वेटरन से. हमने देखा कि किसी की किडनी इंजर हो गई वॉर में, हमने वो किडनी निकाल दी क्योंकि वो ब्लीड कर रहा था. तो हमने देखा कि वो जो सिपाही है वो एक किडनी पे अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी पा रहा है. जो सेनानी जो भी है. तो वहाँ से दिस कॉन्सेप्ट ऑफ केम दैट किडनीज कैन बी डोनेटेड. द अर्लियर स्टडीज़ केम फ्रॉम वॉर वेटरन्स. अभी हम जब भी कोई इंसान अपनी किडनी डोनेट करता है तो हम उसके सारे टेस्ट करते हैं टू इंश्योर कि उसको कोई रिस्क नहीं है. तो दिस अ पैनल ऑफ टेस्ट दैट अ पर्सन विल अंडरगो बिफोर वी कैन क्लियर हिम और हर फॉर ट्रांसप्लांट. तो देयर इज़ अ बैटरी ऑफ टेस्ट विच आर टू बी डन. उसके बाद अगर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ये इंसान अपनी किडनी देगा और इसको कोई दिक्कत नहीं होगी तभी वो अपनी किडनी दे पाएगा. क्योंकि एक घर में 2 मरीज़ बनाना कोई अच्छी डॉक्टरी नहीं है. लेकिन दोनों जिंदा भी तो है. हाँ तो वैसा ही देखना पड़ता है कि उसको नुकसान नहीं हो और उसको फ़ायदा हो. लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना कहीं पे, क्योंकि अगर जिसके पास एक किडनी होती है उसका GFR तो बहुत हाई हो जाता है, 180 तक जाता है. इज इट राइट? 180 तक इट कैन गो अप टू इट कैन गो अप टू 180 व्हेन देयर इज हाइपर फिल्ट्रेशन, जब बहुत ज़्यादा GFR होता है. बट इट इज़ नॉर्मली बिटवीन 90 to 100, मे अप टू 120. इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ा कम है, 80 to 100. बट हाँ ऐसा है कि हम थोड़ा नेफ्रॉन मास निकाल रहे हैं, थोड़ा एक किडनी निकाल रहे हैं. बट क्लिनिकली प्रैक्टिकली जो किडनी डोनेट हो रही है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे या क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना. सो व्हाट इज़ द इनिशियल स्टेज? आपने बोला जैसे कि आपको पता नहीं चल सकता नॉर्मली, बट फिर भी कोई मार्कर्स तो होंगे जब आपको थोड़ा सा एक आइडिया आना शुरू हो जाता है कि ये एक बिगिनिंग स्टेज है ऑफ किडनी डिजीज़. वो क्या मार्कर्स हैं? देखो पहली चीज़ ये है कि कोई भी सिम्टम कितना भी सटल क्यों ना हो, कितना भी आपको लगे इनॉक्वस है, बहुत ही मामूली है, उसको अटेंशन देना चाहिए. जैसे पैरों में सूजन हो गई या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नॉन स्पेसिफिकली बहुत थकान हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, यार अच्छा नहीं लग रहा है, हेडेक हो रहा है, अपने आप को टेस्ट कराओ. और अगर आप 40 से अबव हो तो अपना रेगुलरली टेस्ट कराओ. क्योंकि किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हैं. औरतें जो है ना पैरों की सूजन आती है सबसे ऑफन द फर्स्ट सिम्टम, और
औरतें कन्वीनियंटली इग्नोर करती हैं। जैसे सपोज आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपको हेडेक हो रहा है और आप पेन किलर खा रहे हो, आप बीपी नहीं नाप रहे अपना। तो बेसिकली मैं ये बोलती हूँ कि देखो, अगर आपको कोई भी सिम्टम है, कोई भी परेशानी है, डॉक्टर के पास जाओ, उसको एड्रेस करो, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू किडनी डिजीज़। सो यूरिन में प्रोटीन अगर आया, यूरिन में आरबीसी आ गए, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप बहुत यंग हैं, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमें पस सेल्स भी शायद, हाँ, यूरिन में पस सेल्स मतलब इन्फेक्शन हो सकता इन्फेक्शन है। हो गया। तो दैट इज़ अ गुड मार्कर कि अगर आप, तो जो उसकी किडनी फंक्शन टेस्ट होती है KFT कहते हैं हाँ, जिसको, KFT, यस। तो उसमें क्या क्या ये सारी चीज़ें देखनी है, क्या क्या देखो, क्रिएटिनिन देखना है, यस, क्रेटिनिन जो है क्या वो- है क्रिएटिनिन? देखो, क्रेटिनिन एक तरह की गंदगी है जो शरीर में बनती है। ऐसी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, मोर देन मे बी 100-200। क्रेटिनिन इज जस्ट वन ऑफ देम। क्रेटिनिन comes from creatine, which is a end product of muscle metabolism। तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्रेटिनिन बोलते हैं। तो क्रेटिनिन इज़ ईजी टू मेजर, इट इज़ इनएक्सपेंसिव, तो इसलिए हम क्रेटिनिन को मेजर करते हैं। अच्छा, मतलब मेजर करने के लिए 200 चीज़ें हैं चाहिए तो। हाँ, लेकिन वो सिंपल है, वो उसको simple है इजीली measure मेजर करना। कर पा रहे हैं, वो लैब्स में अवेलेबल इसलिए है, क्रिएटिनिन हम मेजर करते हैं। इसलिए क्रेटिनिन मेजर करते हैं, Oh. बिकॉज इट्स ईजी एंड इट्स अवेलेबल, इट इज़ इनएक्सपेंसिव। व्हाट एल्स इन KFT? सो KFT में एक सिस्टैटिन C होता है जो एक नया मार्कर है। अभी लोग कहते हैं कि सिस्टैटिन C करना चाहिए, वो क्रेटिनिन से बेटर होता है, बट अगेन इट इज़ एक्सपेंसिव। सो क्रेटिनिन हमारा 150 रुपये में होगा तो हमारा 1,500 रुपये में होगा। बट इट्स अ बेटर मार्कर। इट इज़ बेटर मार्कर इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन। जैसे अपनी किडनी किसी को डोनेट करनी है और उसका क्रेटिनिन बॉर्डर लाइन हाई Right, आया है, जैसे कोई बहुत मस्कुलर इंसान है, अब उसकी मसल मास ज़्यादा होगी तो उसका क्रेटिनिन बढ़ाएगा। हाँ, तो ऐसे केसेस में हम सिस्टैटिन C करके देखते हैं कि इसको भी कोई किडनी डिजीज़ है या बिकॉज उसका मसल मास ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। तो प्रोटीन से क्या है? अल्ब्यूमिन? देखो, यूरिन में प्रोटीन जाना किडनी डिजीज़ का लक्षण होता है। ऐसा समझिए, जो हमारी किडनी के छेद हैं, किसी छन्नी के छेद हैं, वो बड़े हो गए हैं और वहाँ से नॉर्मली एल्ब्यूमिन नहीं पास होता है, लेकिन वो पास होने लगा है। सो इट इज़ अ साइन ऑफ किडनी डिजीज़, इनिशियल साइन ऑफ किडनी डिजीज़। जो प्रोटीन निकलता है वो किडनी को नुकसान करता है, और जब प्रोटीन जाता रहता है तो किडनी डिजीज़ बढ़ती है। तो अल्ब्यूमिन इज द एक ही प्रोटीन है या और भी तरह के एल्ब्यूमिन प्रोटीन? इज द मेन प्रोटीन जो हम नापते हैं। सो एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन इनसाइड अवर ब्लड विच एक्ट्स एज अ स्पंज। ओके, वो क्या करता है कि ब्लड में वाटर को होल्ड करके रखता है इंट्रा आर्टेरियल। मतलब अगर हमारी शरीर में एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा तो हमें सूजन, जैसे किडनी डिजीज़ का एक लक्षण है वो सूजन आना होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन कम हो गया है तो हमारे ब्लड वेसल से निकल के फ्लूइड बाहर आता है, स्किन में आ जाता है। अच्छा, तो बेसिकली सो वो जो लो retain होना चाहिए, एल्ब्यूमिन विल कॉज इडिमा, विच इज वाई इडिमा इज सूजन आना, swelling over feet is a sign of kidney disease because it is happening because you are losing albumin. एल्ब्यूमिन कम हो रहा है बॉडी में क्योंकि आप उसको किडनी के थ्रू आप उसको लूज कर रहे हो, उसकी वजह से आपको पैरों में सूजन आ रही है। जैसे आप सुबह उठे तो आपने देखा आपका मुंह सूजा हुआ है, आपको पेरी ऑर्बिटल पफिंग है, धीरे धीरे यू गो ऑन विद योर लाइफ ड्यूरिंग द डे तो वो पफिनेस कम हो जाती है। सो अर्ली मॉर्निंग फेशियल पफिनेस, अगेन इट्स अ साइन ऑफ किडनी डिजीज। पफिनेस का मतलब क्या? फूल जाना, सूज चेहरा जाना, सूजा हुआ लगेगा थोड़ा सा, आंखें स्पेशली चारों तरफ आंखों के। तो बेसिकली एल्ब्यूमिन अगर मैं समझ रहा हूँ तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है Albumin जो एक वहाँ से प्रोटीन है। जो आपको एक जो आपके बॉडी में एक तरह से काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो बिकॉज आपकी जो छन्नियाँ हैं जैसे आप कह रहे हो वो बड़ी हो जाती है तो उसमें से वो निकल जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कम होता है, एंड दैट इज़ व्हाट इज मेजर्ड इन योर टेस्ट इन योर यूरिन टू सी वेदर यू हैव अ किडनी प्रॉब्लम। Yes, and this proteinuria or albuminuria, मतलब जो in the albumin in urine or protein in the urine, it is a prognostic indicator कि आपकी बीमारी कितनी सीवियर है, कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। अगर प्रोटीनूरिया ज़्यादा है, अगर यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा है तो आपकी बीमारी जल्दी प्रोग्रेस करेगी। अच्छा, यस, तो हमेशा
एक यूरिन टेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आपका यूरिन गिव्स अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज़ वन ऑफ देम. अनलेस यू टेस्ट योरसेल्फ कैसे पता चलेगा. और कैसे क्लीन कर सकते हैं हम हमारी किडनीज, मतलब इज देयर अ वे? मतलब जैसे कहते हैं द क्लीनिंग ऑर्गन्स, दे डोंट नीड क्लीनिंग. एग्जैक्टली, बट जैसे कहते हैं ना किडनी क्लीन कर दो, तो ये तो नहीं होता. सी डिटॉक्स इज अ नहीं, जैसे टॉप फूड्स होते हैं, कुछ खाना होते हैं कि जिस तरह से आपकी किडनी, ये सब कुछ नहीं होता है ऐसा. जैसे इंटरनेट ज्ञान में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. जो डिटॉक्स है ना, सी लिवर एंड किडनी. टेल अस अबाउट डिटॉक्स. या So there is nothing called detox. You can't detox your kidney or your liver. They are the detoxifying organs of your body. You have them. Your body is capable of detoxifying yourself, itself. You don't need anything to detoxify your influencer jargon. Yes. There is nothing like a detox. It is pseudoscience. There is no scientific evidence behind this. कि कोई फूड आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है. देखो foods, yes. When you talk about foods and kidney health, तो अच्छा क्वालिटी खाना खाओ. जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, एग्स हैं, फिश है, जो गुड ऑयल्स हैं, जो नट्स हैं, सीड्स हैं, है ना. थोड़ा सा कार्ब जो है वो कट डाउन करो, थोड़ा सा हाइड्रेशन अपना अच्छा रखो. सो बेसिकली अवॉइड व्हाट इज़ फ्राइड, अवॉइड व्हाट इज़ एक्स्ट्रा सॉल्टी, अवॉइड व्हाट इज़ प्रोसेस्ड. सो अगर इतना ही कर लेंगे तो वही बहुत है. सी जो इंडिया है वो डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है. हर रोज़ डायबिटीज़ वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. डायबिटीज़ अगर बढ़ेगा तो डायबिटिक किडनी डिजीज़ भी बढ़ेगी, क्योंकि फर्स्ट कॉज है CKD का वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी. तो हमें अपना खाना ठीक करना है सबसे पहले. तो अलग से क्या करना है कि अलग से ये खा लें तो किडनी ठीक हो जाए, रादर देन अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपना सोना ठीक करो, जल्दी सो, पूरी 8 घंटे की नींद लो, अपना स्ट्रेस लेवल कम करो. बाहर का जो जो ये बाहर का जो जंक फूड है, जो पैकेज फूड है, उसको कम करो. जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, जो हिडन सॉल्ट है, उसको कम करो. जैसे कि फरसान हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया, चटनी हो गई. जो ट्राई टू कट डाउन सॉल्ट इन योर डाइट. इट हेल्प्स विद हाइपरटेंशन. और उसके अलावा जो भी अच्छा खाना है, जैसे सैलड्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, दे आर गोइंग टू हेल्प यू. एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ किडनी हेल्थ बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ. पोर्शन कंट्रोल करो, स्टेप काउंट. आई ऑलवेज राइट 10,000 स्टेप्स पर डे to all my diabetic patients that you have to walk. So start activity, stop being sedentary and start exercising. So this is all what can be done. Basically adopting a healthy lifestyle with restful sleep is what is important to maintain the health of the kidney. And obviously testing yourself, yes. Salt is bad generally. Yes. Overall salt basically देखो पिछले लास्ट 1 सेंचुरी में हमारा सॉल्ट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. हमारा जो टेस्ट बड्स है ना, उसमें अडेप्टेबिलिटी होती है कि अगर हमने सपोज़ नमक कम कर दिया तो 1-1.5 हफ्ते में हमें वो नमक ठीक लगने लगेगा. अगर हम कम नमक का खाना शुरू करेंगे, हमारी बॉडी को जितने सॉल्ट की ज़रूरत होती है, विच इज़ रफली 5 grams अ डे, उससे डबल हम कंज्यूम करते हैं. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 grams पर डे जो हम कंज्यूम करते हैं. तो वो सॉल्ट कहाँ से आता है? क्योंकि हर चीज़ में सॉल्ट है. बिस्किट में सॉल्ट है, नमकीन में सॉल्ट है, ब्रेड में सॉल्ट है. तो हमें कॉन्शियसली सॉल्ट अगर हम कट डाउन करेंगे, सो इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ मेजर बेनिफिट विद रिगार्ड्स टू कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, बिकॉज हाइपरटेंशन is the second leading cause of chronic kidney disease worldwide and in India. So what is hypertension as a word? मतलब ये बहुत सुना है. BP बढ़ना is hypertension. 50% विश्व की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड 50% of world's population is hypertensive, which is roughly half of the world has high BP. अच्छा. So you can imagine the burden of hypertension and hypertension related complications that can happen. Stroke हो गया, cardiac illnesses हो गई, kidney disease हो गई, और जो है अदरवाइज हेडेक्स हैं, इंक्रीज मॉर्बिडिटी, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस.
द विजन प्रॉब्लम्स, यू कैन इमेजिन द बर्डन. सो अगर सिर्फ हम सिर्फ नमक कम करेंगे तो हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो टेंडेंसी है वो हम कम करेंगे. अगर हम दवाएं ले रहे हैं तो उनका कंट्रोल अच्छा होगा. जितना रिकमेंडेड है उससे रफली डबल लेते हैं हम लोग. 10 से 12 ग्राम पर डे लेते हैं और 5 ग्राम लेना चाहिए सॉल्ट पर डे. हमारी जो जीन्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जीन्स हैं, दे आर सॉल्ट कंजर्विंग जीन्स. क्योंकि जब ह्यूमन काइंड शुरू हुआ था तो नमक नहीं था, तो हमारी बॉडी सॉल्ट कंजर्व करती है. फिर हमने क्या किया, सिविलाइजेशन आया, हमने सॉल्ट ओवरलोड कर दिया. सो मुझे लगता है जो आधी प्रॉब्लम्स है ना दुनिया की, दे बॉइल डाउन टू एक्सेस कैलोरीज, एक्सेस शुगर एंड एक्सेस सॉल्ट. अगर हम ये अपनी 3 चीज़ें ठीक कर लेना तो काफ़ी सिग्निफिकेंट बेनिफिट होता है. और देखो, एक इंसान की तबीयत अगर घर में ख़राब है तो पूरी फैमिली सफ़र करती है, पूरे डायनामिक्स फैमिली के ख़राब होते हैं, स्पेशली विद किडनी डिजीज़. कॉस्ट ऑफ इट्स अ कॉस्टली ट्रीटमेंट. अगर आप तो प्रिवेंशन इज़ वे बेटर. हमें कोशिश करना चाहिए कि ना हो. और आज की जो हमारा लाइफस्टाइल है गड़बड़ है. हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, और दिस बेवरेजेस एंड व्हाट नॉट. अभी एक पेशेंट आई ओपीडी में, मैंने उससे कहा कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, किडनी डिजीज़ है पहले से, अभी डायबिटीज़ हो गई है, सो इट इज़ एडिंग फ्यूल टू फायर. तो मैंने उससे कहा कि आप ये खाना बंद कर दो, जैसे थोड़ा कार्ब्स कम कर दो, थोड़ा नमकीन मत खाओ, थोड़ा चीनी कम खाओ, थोड़ा सा मैदा कम खाओ. तो उसने बोला फिर खाएंगे क्या? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट our meals should be balanced. It should be a balance of carbs, proteins, fibers, maybe dahi and maybe salads. So it has to be balanced meal. And activity, again, sitting is the new smoking. So being sedentary is not right. इंडिया में तो वैसे भी जो हमारा खाना है, जो चटर पटर है, वो तो बहुत ज़्यादा है. मतलब उतना शायद कोई दुनिया में इतना खाता नहीं होगा जैसे फरसान हो या जिस तरह से खाते हैं हम लोग, वो तो बहुत ज़्यादा है. तो उसमें सॉल्ट और शुगर तो वो तो होगा. No wonder we are the diabetic capital of the world. It is expected. And also I've realized that हमारी ज़िंदगी जो है ना वो फूड सेंट्रिक है. कल्चर घरों का ऐसा है, नाश्ते में क्या बनेगा, फिर खाने में क्या बनेगा, फिर रात के खाने में क्या बनेगा. हमारी ज़िंदगी उसके चारों तरफ ही रिवॉल्व करती है. ऐसा कल्चर है हमारा. फिर कुछ अच्छा होगा तो चलो पार्टी करते हैं, फिर कुछ और होगा चलो. एंड इट इज़ सो फूड, सेलिब्रेशन इज़ सो फूड सेंट्रिक. सो फीस्टिंग इज़ ओके, ओकेजनल फीस्टिंग इज़ ओके, बट देयर हैज़ टू बी कंसेप्ट ऑफ फास्टिंग ऑल्सो ना. जैसे आपको अपने यू नॉट मेंट फॉर कॉन्स्टेंट ईटिंग. अपने शरीर को आराम भी देना है ना ईटिंग से. नहीं, ये सब तो है. ये अपने पानी के बारे, अभी जैसे 3 चीज़ें. ये जो कोकोनट वाटर और लेमन वाटर कहते हैं कि अच्छा है, इज इट वाटर, हाउ डू यू सी दिस? देखो, कोकोनट वाटर और लेमन वाटर हैज़ लॉट ऑफ पोटेशियम इन इट. इट इज़ अ पोटेशियम रिच फूड. अगर आपको कोई किडनी इम्पेयरमेंट नहीं है आप पीजिए. इट इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन ऑल्सो. अगर उसको आपने सॉल्ट, उसमें शुगर नहीं डाला तो लेमन वाटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड. ऐसे ही कोकोनट वाटर इज़ रिच इन मिनरल्स, स्पेशली पोटेशियम, सो इट इज़ गुड. बट इफ़ यू हैव किडनी इम्पेयरमेंट तो हम पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पोटेशियम एक्सक्रीशन है वो इम्पेयर हो जाता है. अच्छा. हमें टेंडेंसी होती है पोटेशियम एक्यूमुलेट करने की. सो दीज 2 things विल हार्म इफ़ यू हैव किडनी डिजीज़. तो अगर सब ठीक है तो लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. बट इज़ इट बेटर, या इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता? जैसे आपने कहा कि डिटॉक्स तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता. तो मतलब ये ऐसे ही बस. इफ़ यू आस्क मी हाउ कैन वी डिटॉक्स, आई थिंक ड्रिंक एडिक्वेट वाटर. आप 2.5-3 लीटर पानी जो है 2.5-3 लीटर पानी पीजिए दिन में. तो आई थिंक वो बेस्ट अंडर एनी वेदर या क्या है? देखो, हमारे वेदर के लिए तो जो हॉट ह्यूमिड वेदर है उसमें तो ज़रूरी है. अच्छा. ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें 2.5-3 लीटर पानी पीना, प्यास के हिसाब से पीना है. बट इफ़ यू आर इन अ हॉट क्लाइमेट वी शुड बी लिबरल ना. सो वाटर आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव.
और क्या होती है रीजंस किडनी डिजीज की, मतलब क्या हो सकती है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे पेन किलर्स जो हम खाते हैं, एंटासिड्स जो हम खाते हैं, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे जो मैंने बताया ना नेफ्रॉन, जो वो नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलाई, तो ग्लोमेरुलर इलनेसेस होती हैं, जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी है, एफएसजीएस है। फिर सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जैसे एसएलई हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया। उसके अलावा कुछ वैस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं कि किडनी के वेसल्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया। कंजेनाइटल किडनी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं कि जो किसी को किडनी मैल्फॉर्मेशन हो गई, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या पायलोनेफ्राइटिस हो गई। सिस्ट हो सकती है किडनी में, जैसे किडनी में जो है सिस्ट बन जाती हैं, एडीपी किडनी जिसको बोलते हैं। सिस्ट मतलब क्या होता है? सिस्ट मतलब पानी के गुब्बारे। सिस्ट मीन्स अ कैविटी व्हिच इज नो नॉट विद पस, इट इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द किडनी व्हिच इंक्रीजेस, और वो किडनी को डैमेज करती है बिकॉज वो प्रोग्रेस करती है। उसके अलावा बेसिकली स्टोन्स हो सकते हैं किडनी में। स्टोन्स तो बहुत कॉमन है, वो तो बोलते मैंने पास कर दिया स्टोन, बहुत पेन हो गया। व्हाट इज इट, व्हाट इज द, इसका क्या साइंस क्या है स्टोन्स का? अगेन स्टोन इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज? Yes. Oh. So it is basically we are consuming lot of sugar, lot of salt. We are not drinking enough water. We are obese, overweight. This is what predisposes, and consuming excess animal protein might lead to formation of stones. It's again because हमारा जो बेल्ट है, जो ट्रॉपिकल कंट्री है। स्टोन मतलब एक्चुअल स्टोन होता है वो? Yes. पत्थर जैसे होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो के। There are different kind of stones, but yes, calcium oxalate stones are very common. पत्थर जैसे ही होता है। कितना बड़ा हो सकता है? ज़्यादा से बड़ा हो सकता है। इतना बड़ा हो सकता है? नहीं, देखो किडनी में है ना स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई वो बोलता है। स्टैग हॉर्न जैसे वो 12 सिंगा का सींग होता है ना, तो पूरी किडनी ऐसे, इफ़ यू लुक एट इंटरनेट, एक ऐसे किडनी है, उसमें पूरा ऐसे बड़ा सा स्टोन है, स्टैग हॉर्न बोलते हैं। वो डिस्ट्रॉयज द किडनी। छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगेन अगर आपको स्टोन है तो आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है, तो पास आउट हो सकता है। पास आउट नहीं बनेगा नहीं ना। देखो रेत जैसा होता है किडनी में, पहले वो रेत प्रेसिपिटेट होके स्टोन बनता है। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, या आप पानी बहुत अच्छे से पीना है, मे बी 4-4.5 लीटर, इतना कि आपको रात में उठना पड़े यूरिन जाने के लिए। उसके बाद आपको नमक थोड़ा कम करना है। वैसे इंक्रीज सॉल्ट डाइट प्रीडिस्पोजेस टू स्टोन फॉर्मेशन। थोड़ा एनिमल सॉल्ट डाइट का बहुत मेजर, अगर आप सॉल्ट बढ़ाते हो तो आपके स्टोन होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए तो स्टोन्स फैक्टर्स देखो, इट इज जेनेटिक, बेसिकली इट इज एवरीथिंग इज जेनेटिक। सो यू हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, उसके ऊपर आप कुछ ऐसा कर रहे हो। अगर आपके माता पिता को ये प्रॉब्लम है, ओके, हो सकती है। सो बेसिकली कोई नहीं, मैं जेनेटिक सिर्फ हिंदी में समझने के लिए कि देखो, अगर किसी को स्टोन बनने की टेंडेंसी है, किसी का जो एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम ज़्यादा है, किडनी ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट करती है, तो उस पर अगर आप ऐसा काम करोगे, आप पानी नहीं पियो, आप ज़्यादा सॉल्ट खाओ, आप एक्सेस ये करो, फिर आप इनएक्टिव हो, उसकी वजह से वो स्टोन्स बनते हैं। या इन्फेक्शंस की वजह से भी कभी कभी स्टोन बनते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यस, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपको, फॉर इन्फ्लुएंसर्स, ये किडनी फंक्शन बूस्ट होता है क्या फिर से? क्योंकि ये मैंने 3-4 सवाल ऐसे लिखे थे, तो मुझे लगा कि एक बार फाइनली कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, ताकि अगली बार अगर कोई कहे तो किडनी फंक्शन बूस्ट होने से मतलब क्या है आपका? पता नहीं, लेकिन ये ऐसे हाउ टू, लाइक इफ यू गूगल किडनी, देन दे विल टेल यू हाउ टू बूस्ट किडनी फंक्शन, ये क्या होता है, मतलब किडनी को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाना है, यही होता होगा। अंडरस्टैंड कि इफ योर क्रेटिनिन इज नॉर्मल, if you're passing good urine, right, if you are able to go on with the activities of life, your kidneys are fine, you don't need to boost them. Absolutely. नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जिस तरह का माहौल आज बना है, मे बी रील्स का माहौल है, बट जिसमें यार कोई जिसको कोई मेडिकल साइंस के बारे में पता नहीं, वो आपको बता रहा है कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए, लिवर कैसे फंक्शन करता है, और ये सारा किडनी कैसे होता है। इन्फ्लुएंसर्स आपको बॉदर करता है ये? कभी कभी। कविता, ये जो नया या जो भी है जो आया हुआ है अभी, जिसको हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, ये डज इट रियली हेल्प इन किडनीज? या मतलब जैसे आई हैव एक्चुअली सीन रील्स विच से दैट अगर आपका किडनी फेलियर हो गया है तो ये आप करो तो आपका कोई वाटर थेरेपी है, पता नहीं, एक तो रील मैंने देखी हुई है ऐसी कुछ, तो जिसमें आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मतलब इस तरह का क्लेम होता है,
ये विच इज़ इट ओके और इज़ इट ऐसे होता है, पॉसिबल है? साइंस के लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग अभी, स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहे हम लोग, साइंस बात कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये बहुत ही डेंजरस है। इस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, लोगों को भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, स्पेशली एक किडनी पेशेंट जो ऑलरेडी बहुत एक ट्रॉमा से और फिज़िकल इलनेस से गुजर रहा है, ये सारी चीज़ें उन्हें कंफ्यूज करती हैं और नहीं करना चाहिए। कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ऑल्टरनेट थेरेपीज़ काम करती हैं। एटलीस्ट साइंस, व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, मैं मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करती हूँ। जब भी एक दवा आती है मार्केट में तो वो एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट से, ट्रायल्स होते हैं बड़े बड़े, जिससे गुजर के वो मार्केट में आती है। फिर वो हेल्दी वॉलंटियर्स पे टेस्ट होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। हमें पता है कि हम ये दवा देंगे तो ये होगा, ये साइड इफ़ेक्ट है, इतना एफिकेसी है, ये मैक्सिमम डोज है, और अगर किडनी फेलियर है तो ये देना है, नहीं देना है, ये डोज है। ये सब कुछ बहुत क्लियर है बिकॉज टेस्टेड है। जो वो ट्रायल्स होते हैं उनकी लिमिटेशंस भी लिखी जाती हैं, जैसे कि हमें पता नहीं कि प्रेग्नेंट वुमेन में ये काम करती है, नहीं है बेस्ट कि हम प्रेगनेंसी में ना दें या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में ना दें, हमारे पास डेटा नहीं, एवरीथिंग इज़ ब्लैक और वाइट, ठीक है। अभी जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, एक तो पता नहीं वो पेशेंट्स को दे क्या रहे हैं, द ट्रांसपेरेंसी इज़ नॉट देयर। अभी क्या देखो, हर चीज़ केमिकल है, वो हर्बल है या कुछ भी है तो केमिकल ना, वो शरीर में जाके क्या करेगा। देयर हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंसी। हमारे पास जो भी दवा है उसको बैक करने के लिए एक डेटा है, कोई एविडेंस है, सो इट इज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सी मेडिसिन डज नॉट वर्क ऑन फीलिंग्स कि ये थेरेपी बेस्ट है, दैट्स अ फीलिंग, राइट, बट साइंस वर्क्स ऑन एविडेंस कि ये डेटा है, ये ट्रायल हुए थे, ये आउटकम है, और इस डेटा के आधार पे आप ये कर सकते हो, ये थेरेपी ऑफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ जो ऑल्टरनेट मेडिकेशन है उसका प्रॉब्लम ये है, दे वर्क ऑन फीलिंग्स कि भाई हमारे देश में जैसे आयुर्वेदा इज़ ग्लोरिफाइड। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद आयुर्वेदा, बट इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। इवन इफ आई डिग डीपर इनटू इट, तो वो जो पित्त, कफ, वात, there is no scientific evidence to it. I have not read it in modern science. I don't know if that works or not. I don't know. So अगर कोई मुझसे पेशेंट पूछेगा कि मैडम आयुर्वेदा लें, तो मैं कहूँगी कि बेहतर होगा मत लो। देखो, आयुर्वेदा में 2 तरह की मेडिकेशन होते हैं। एक सिद्धा मेडिकेशन होती है जिसमें हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सारे के सारे मेटल्स किडनी को नुकसान करते हैं, डेटा है, क्योंकि वो फिल्टर नहीं कर पाते उसको। यस, बिकॉज किडनी जो है ना वो डिटॉक्सिफाइंग वो ऑर्गन फिल्ट्रेशन है। का मैकेनिज्म है। हाँ, तो बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं किडनी में, बिकॉज किडनी उनको निकाल रही है, तो वो किडनी में कॉन्सेंट्रेट होते हैं, किडनी को नुकसान करते हैं। दिस इज साइंटिफिक एविडेंस टू प्रूव दिस। यस, वी हैव इंक्रीजिंगली रिपोर्ट्स। दूसरी हर्बल मेडिकेशन होती है, जड़ी बूटियाँ, उसमें भी हमारे पास बहुत सारा डेटा है कि जो लोग उन दवाइयों को कंज्यूम करते हैं उनसे किडनी फेलियर होता है, या जो किडनी डिजीज़ है वो जल्दी प्रोग्रेस करता है। मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि क्रेटिनिन 2 चल रहा था, स्टेबल था, सब कुछ ठीक था, अब 2 से 4 हो गया 2 महीने में, समझ नहीं आ रहा है, हम डिगिंग पूछ रहे हूँ, फिर वो बताते हैं हम कोई आयुर्वेदिक दवा ले रहे थे। सो द थिंग इज़, इट इज़ डूइंग मोर हार्म देन बेनिफिट। अगर कोई आयुर्वेदिक दवा किडनी पे काम करती तो किसी का डायलिसिस नहीं करना पड़ता। फैक्ट ये है कि जो जगह जगह डायलिसिस सेंटर्स हैं आर बिकॉज नो सच ऑल्टरनेट थेरेपी वर्क्स। और एक मेरा पेशेंट है, उसने कहा मैडम एक कुछ टब थेरेपी है, वो ले लूँ क्या? तो मैंने उसे कहा नहीं, ये सब नहीं करना है। उसमें क्या है टब थेरेपी? कि आई डोंट नो, कि एक हॉट वाटर टब में लेट जाएंगे तो स्किन के थ्रू स्किन का काम करेगी, किडनी का काम करेगी, एंड ऑर्गन कैन नॉट टेक अप अदर ऑर्गन्स वर्क, राइट। तो अभी वो गया, उसने किया, ही केम बैक विद निमोनिया। नो, ही इज देयर, बट वी हैड अ टफ टाइम ट्रीटिंग हिम।
अच्छा, बिकॉज वो फिर भी गया, मतलब वो उधर गया। उधर गया और हाँ, कुछ हाँ। उसे फायदा नहीं हुआ, निमोनिया हुआ और उसकी वजह से क्रेटिनिन उसका और बढ़ गया। ओके। So basically, we had to dialyze him. The thing which he was, escaping from actually became, got accelerated because of that weird. उसकी वजह से treatment. बढ़ गया वो। Yes, and हमारी कंट्री में इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, इतने सारा ये इन्फ्लुएंसर कल्चर और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं। किसी भी पेशेंट को डायलिसिस से अगर हम बचा लेते हैं तो कॉस्ट उसका हम बचाते हैं, उसकी फैमिली के डायनामिक्स ठीक रहते हैं। बट अगर एक इंसान डायलिसिस पे आ जाता है तो एवरीथिंग गेट्स अफेक्टेड, इमोशनली, सोशली, फिजिकली, फाइनेंशियली। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये थेरेपी से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा नहीं है। और हमें ये नहीं पता होता कि हम डील किस चीज़ से कर रहे हैं। सही बात है। देयर इज नो एंटीडोट, राइट? तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ दवा लिया है लेकिन क्या लिया है पता नहीं, एंड कभी कभी वो डब्बा लेके आते हैं बट वी कांट अंडरस्टैंड कि भाई क्या है उसमें। तो मेरा लोगों से यही निवेदन रहेगा कि अपनी बीमारी का प्रॉपर इलाज करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। देखो, सबसे अच्छा पेशेंट वो होता है जो डॉक्टर के पास जाता है रेगुलरली, अपना इलाज कराता है, कंसिस्टेंटली दवा खाता है और अपना टेस्ट, अपनी मॉनिटरिंग कराता है। दे आर द पेशेंट्स हु डू द बेस्ट। ऑब्वियसली देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, कभी कभी सिवियरिटी ऑफ इलनेस ज़्यादा होती है, बट जनरली दिस इज़ ट्रू। तो बेटर है सही से इलाज कराओ। एंड मॉडर्न मेडिसिन इज़ अ वंडरफुल टूल। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तो किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करके मॉडर्न मेडिसिन को वेपनाइज करो कि दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमें एटलीस्ट पता है ना साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमें पता है कि डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है, हमें पता है उसके लिए क्या करना है। एंड वी नो मेजरली वी नो मोस्ट ऑफ द आंसर्स, इफ नॉट ऑल। मैं ये नॉर्मली भी लोगों से पूछता हूँ और आई एम अमेज्ड कि किस लेवल पे इग्नोरेंस है जो पढ़े लिखे लोगों में भी है, कि आपको क्या लगता है कि 1947 में क्या था आपका लाइफ स्पैन, एक एवरेज लाइफ स्पैन इस देश में क्या था? और एंड आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 32 to 35 टाइप, 40 भी नहीं था, उससे काफ़ी कम था। एंड नाउ वी हैव ऑलमोस्ट डबल्ड दैट, हमने उसको डबल कर दिया है। और आप किसी से पूछते हो कि चलो फिर 1500-2000 साल पहले क्या था, देन दे गिव यू, आपको बहुत अजीब नहीं, तभी तो बहुत ज़्यादा रहा होगा। तो मैं ये इतना ही कहता हूँ कि आप तब के जो राजा थे, जो नेचुरल डेथ से गए, राजा जिनके पास सब कुछ था, जो सारे हकीम थे, वैद्य थे, सारा कुछ था, उनका देख लेना कितने साल वो जीते थे। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। और मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें कल्चरल है। आज के तारीख में अगर आप किसी को बोलो कि यार आप आयुर्वेदा थोड़ा संभाल के यूज़ करो, आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लो, आपको करना है, आपका मन है, कोई आप मतलब मैं तो आप या कोई भी डॉक्टर आपको रोक नहीं सकता, बट आप एक बार पूछ लो, उसका मैकेनिज़्म क्या है पूछ लो। जैसे जो आप कह रहे हो, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ ऑडियंस के लिए, कि कविता जी जो कहना चाहती हैं वो ये है कि मॉडर्न साइंस, जिस तरह की आप दवाइयाँ लेते हो, उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होता है जिसको RCTs कहते हैं, विच इज़ रैंडमाइज्ड रिसर्च। In layman terms, हाँ, it is थॉरो रिसर्च, बट जो कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, बेसिकली आपकी दवाई पे प्रॉपर ट्रायल्स होते हैं, 10,000, 20,000, 40,000 लोगों पे ट्रायल्स होते हैं, वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसके आपकी दवाई के साइड इफेक्ट्स। तो आपको जब कोई डॉक्टर दवाई देता है तो उसको बड़ा क्लियरली पता होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका ये किस हद तक आपको नुकसान कर सकता है, किस हद तक आपको बेनिफिट दे सकता है। और ये इसलिए उसको पता होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों पर इसका रिसर्च किया जाता है। जबकि जब आप कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हो तो उसका क्या रिसर्च है, ये कहीं पे एम्बिग्विटी कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है क्या रिसर्च है या किस तरह से है। और काफ़ी दवाइयाँ उसमें बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे आर्सेनिक होता है और जैसे इन्होंने कहा गोल्ड होता है, ये सारा किडनी को हार्म करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज अ पेशेंट आपको समझना। और जो उन्होंने पहले कहा, जो मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो शी कैन करेक्ट मी, कि किडनी ऐसे रीजनरेट नहीं होती, आप किडनी को और बेहतर नहीं बना सकते। वो वहाँ से जिस भी स्टेज पे उस पर आप उसकी प्रोग्रेशन, आपकी बीमारी की प्रोग्रेशन कम कर सकते हो थोड़ा। You can just
just delay the progression. You can't even stop it. यू कैन जस्ट डिले इट. तो वो मतलब अगर 70% एफिशिएंसी पे किडनी ऑपरेट कर रही है तो वो 90% नहीं होगी वापस, कभी नहीं होगी. सो दैट्स व्हाट यही कह रहे. तो आपको अगर कोई कह रहा है कि कोई इन्फ्लुएंसर या कोई भी आपको आपसे ये कह रहा है कि हम आपकी एकदम ठीक हो जाएगी अगर आप ये थेरेपी कर रहे हो, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. बाकी आपको करना है, आपका मन, आपको आपकी श्रद्धा, आपको कौन रोक रहा है. बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इतना ज़्यादा मतलब एक्सेस है लोगों को इस तरह की दवाइयों का, और इस तरह की दवाइयाँ बहुत ही प्रेवलेंट हैं. एंड आई वुड से इट इज़ कॉजिंग मोर हार्म देन बेनिफिट, और नहीं करना चाहिए. दैट्स माई पर्सनल टेक. बट जिसको करना है उसको आप क्या रोक सकते हो. मतलब दैट्स नॉट समथिंग दैट वी हैव. हम जो कविता जी ने अभी कहा है, उन्होंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए. इसके बाद आपका मन, आपको जो करना है आप करो. उनका काम है एज अ डॉक्टर कि आपको ये सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए हैं, और अगर आप उनसे कुछ पूछोगे तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि वो सॉरी बोलिए. सो एज अ क्लिनिशियन माई जॉब इज टू गिव इंफॉर्मेशन, adequate information to the patient, and it is for them to choose, right? I can't make decisions for them. I can क्या help आप उनको them. इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, Yes. आप उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है दे सकते हो, बाकी उनकी चॉइस है. यही I आप कह can रहे हो. guide them what is Guide right, कर सकते हो and whatever knowledge I have in the light of that, I can give my best opinion, and this is my opinion कि वो नहीं लेना चाहिए. और बहुत सारे लोग मुझे लगता है जो ये थेरेपीज़ फॉलो करते हैं, वो बहुत सारे लोग पर्सनल एक्सपीरियंस को साइंटिफिक एविडेंस मान लेते हैं. मतलब आप अगर किसी चीज़ से ठीक हो रहे हो, कोई चीज़ एक करने से ठीक हो रहे हो, तो उसके 50,000 रीजंस हो सकते हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ऑल्टरनेटिव थेरेपी की उसकी वजह से आप ठीक हो रहे हो. तो आप ये करते हो कि आप उस चीज़ को क्रेडिट दे देते हो. It's a bias. हाँ, कंफर्मेशन बायस जिसको बोलते हैं. सो ये जो है ये ऐसे होता है कि आपके दिमाग में ऑलरेडी ये कंफर्म्ड है और कोई ठीक हो जाता है. जैसे प्लेसेबोज होते हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे पानी प्लेसेबो है. आपको कोई दवाई देता है और पानी पिला देता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छी दवाई आप ले लो, तो उसको प्लेसेबो कहते हैं. मतलब जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप प्लेसेबो के बारे में कुछ बताइए ना. अगेन आई डोंट नो इफ आयुर्वेदा इज प्लेसेबो और नॉट. मुझे नहीं पता. नहीं, बट ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं. मुझसे पूछता है कि मैडम ये आयुर्वेदा ट्राई करें, तो मैं कहती हूँ मुझे मेरे हिसाब से मत करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें क्या है, मैंने वो नहीं पढ़ा है. और मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स ज़्यादा बीमार के मेरे पास आते हैं, ये मुझे पता है, इतना ही मैं उन्हें बता सकती हूँ. रेस्ट ऑफ इट आई डोंट नो. या और प्लेसेबोज वर्क वेल एट टाइम्स. जब कोई पेशेंट फंक्शनल है या जिसको कोई बहुत ज़्यादा पेन है, उसको हम कुछ ऐसे कोई सप्लीमेंट दे दें और ठीक हो जाएगा. व्हेन यू थिंक दैट देयर इज़ नो ऑर्गेनिक इलनेस, कोई सच में कोई इलनेस नहीं है. प्लेसेबो इज़ कि जब इंसान को मतलब कोई ऐसी थेरेपी जो एक्चुअल में थेरेपी नहीं है, बट पेशेंट को बोल के दिए कि इससे आराम आ जाएगा. सो इट्स बेसिकली इट्स यू आर ट्रीटिंग द माइंड. मेंटल, यू आर ट्रीटिंग द माइंड. वही वर्क करते हैं एक्चुअली. और बट आई हैव सीन जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, आवर सेट ऑफ पेशेंट्स हैव ऑर्गेनिक इलनेस. they need to be treated properly. Medically. They're actually sicker patients. नहीं, ये बिल्कुल सही है. क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, आप मुझे करेक्ट करो, कि प्लेसेबोज भी वर्क करते हैं. Yes. लेकिन वो वहाँ वर्क करते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेस है. आप क्योंकि आप ले लो, आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा या आपको नींद अच्छी आ जाएगी, तो आप कहीं मेंटली खुद को काम कर देते हो, आप बिलीव करने लगते हो उस चीज़ में और आप अच्छा सोने लगते हो. तो वो बहुत अलग चीज़ है कि अगर आपका किडनी फेलियर हो रहा है तो कोई भी प्लेसेबो आपको बचा नहीं सकता. आपको कैंसर हो गया है तो आपको प्लेसेबो नहीं बचा सकता. तो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं वो सिक पेशेंट्स होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. मल्टीपल ट्रीटमेंट्स पे होते हैं और सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे पेशेंट्स के लिए. बीमारी बहुत थोड़ा ख़राब किस्म. नहीं, बट मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक एक कल्चरल बिलीफ सिस्टम है, जिसमें अगर आपको बिलीव करना है तो आप उसको कितना भी बोलो वो बिलीव करेगा. तो वो भाई आपकी जिम्मेदारी है. आप अपनी लाइफ के साथ आप अगर बिलीव करते हो, अगर डॉक्टर फिर भी कहता है मत करो, आप कर रहे हो, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट्स व्हाट दैट कविता जी इज सेइंग. ओके, आप अगर उनसे पूछो तो उन्होंने अपना ओपिनियन बड़ा क्लियरली रखा हुआ है. ओके, और दैट्स हाउ इट इज़. सो टेल मी, अभी हम यहाँ तक आए हैं तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, जो लोग अभी जो नया रिसर्च जो मैंने कहीं पढ़ा था कि
तो इवन मॉडरेट ड्रिंकिंग इज बैड। ये अभी Yeah, ये so पहले see- ऐसे नहीं कहते थे, पहले ऐसे कहते थे कि अब मॉडरेट ड्रिंकिंग से कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत 1-2 पैग ले लो हफ्ते में, कुछ नहीं होता। बट So any amount of alcohol is toxin, and there is no lower limit of इसका it. साइंस क्या है? It is a toxin. It goes to टॉक्सिन liver. का मतलब क्या होता है? टॉक्सिन का मतलब मोटा मोटा जो जहर, कोई जहर। चीज़ जो शरीर के लिए नहीं अच्छी है ना, अब वो कितने भी अमाउंट में लो अब वो इतने में लो तो कोई उसकी कोई ऐसा डोज नहीं है कि इतना ले लो तो ठीक है। तो बेसिकली कितना बेस्ट इज टू नॉट टेक, कंप्लीट एब्स्टिनेंस इज द बेस्ट थिंग। अल्कोहल से लिवर को नुकसान होता है, तो लिवर भी एक पोटेंशियली बहुत जो है ना सेक्रेड और बहुत ही वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, और इसलिए आई थिंक अल्कोहल इज़ बैड। कोई भी उसका जो है लिमिट, लोअर लिमिट नहीं है, अभी स्टडीज़ कहती हैं थोड़ी लोगे तो भी लिवर डैमेज हो सकता है इफ़ यू आर जेनेटिकली ससेप्टेबल। ऑल्सो अंडरस्टैंड वी लिव इन अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर वी आर इन अ कैलोरी रिच एनवायरमेंट। तो one of the commonest cause of liver injury is non-alcoholic steatohepatitis NASH, non-alcoholic fatty liver disease, which is because of excess sugar, excess carbohydrate consumption, which is because of diabetes, insulin resistance. It is there, and fatty liver is so common because we are eating mindlessly. On that fatty liver, which is already, you know, if you start taking alcohol, so there is dual injury to the liver. So why do something which is not good for you? तो बेटर है। और स्मोकिंग तो देखो, जो सबसे ख़राब चीज़ है आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो वो स्मोकिंग है। इट harms all the organs of your body. It will accelerate all the diseases in your body. Cancer, lung disease, heart disease, kidney disease, risk of stroke. So smoking is the worst thing that you can do to yourself. So smoking तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी स्टडीज़ हैं, जो भी हम किडनी डिजीज़ भी पढ़ते हैं, किडनी डिजीज़ का प्रोग्रेशन फास्टर होगा, ये लंग डिजीज़ का प्रोग्रेशन फास्टर होगा, कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो स्मोकिंग तो आई थिंक इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू टू योरसेल्फ। तो एक फाइनल हम थोड़ा रैप अप कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ ऐसे 1-2 जो भी आपके केसेस हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जो रिकवरी वाले भी हैं, जहाँ पे आपको लगा था जो मिरेकल आप कहते हो, या मिरेकल तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जब जैसे हम साइंस को मिरेकल बोलते हैं कि मिरेकल हो गया, तो शायद ऐसी चीज़ें हुई जो हम समझते नहीं हैं, शायद वो हुआ है। बट आर देयर केसेस दैट विच यू कैन टॉक अबाउट विच आर इंटरेस्टिंग टू यू? So there was a case, and he was a 60-year-old male, or he was really sick. The wife wanted a transplant. She was ready to donate, and she was willing for the transplant, but the patient was, bedbound, and patient was not doing very well. He was very frail, quite decompensated kind of a patient. लेकिन हमने किया क्योंकि वाइफ चाहती थी, हाई रिस्क कंसेंट लेके किया. I've seen that man recover and blossoming back to life in maybe 2 months, and he came walking, which was again a miracle kind of a thing, and it was very heartwarming to see that कि चलो होगा या नहीं होगा, चलो ऑफर करते हैं because family wants, but वो अच्छा हुआ. Then I'm sure that he's living a good life somewhere. So, and there are many stories, so many human stories. कभी कभी बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. कुछ बहुत अच्छे पेशेंट्स होते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, कुछ बहुत ख़राब पेशेंट्स होते हैं, वो ठीक होके जाते हैं. तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हैं. बट मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मिरेकल जो मैंने देखा है वो एक्ट ऑफ ट्रांसप्लांट, द एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी फॉर योर लव्ड वन. इसे कहते हैं ना अंगदान महादान. उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता. अपने जो जिनसे हम प्यार करते हैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता. एंड जिन लोगों के घर में डेथ हो जाती है और वो ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, उससे बड़ा भी कुछ नहीं हो सकता.
So that is the greatest miracle of science, what science has given. So क्या होती हैं आपकी डेली चैलेंजेस? आप जब सुबह उठते हो और आप सोचते हो कि मैं जा रही हूँ आज, तो डू यू फील लाइक अ सोल्जर और डू यू फील लाइक कुछ तो कि यार आज फिर से जाके कुछ जाने बचानी है, या ऐसे अ सोल्जर ऑफ साइंस, अ सोल्जर ऑफ मेडिसिन, ऐसे नहीं? और मैं जनरल पूछ रहा हूँ, आपके लिए नहीं पूछ रहा हूँ सर. No, my job comes with, or every doctor's job comes with responsibility. You are responsible for the well-being of your patient. For हमारे यहाँ तो कोई जो हम सब हैं मरीज़ के, हम डाइटिशियन भी हैं, हम थेरेपिस्ट भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम ही सब कुछ हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सब कुछ हमें ही करना है. एटलीस्ट भारत देश में ऐसा है. तो यस, अब जो है सुबह उठते हैं, नॉर्मली पहले राउंड्स लेते हैं आईसीयू के, देखते हैं कि किस पेशेंट में क्या प्रोग्रेस है. जो पेशेंट प्रोग्रेस करते हैं अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है. और कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ डिसीजन के चैलेंजेस आते हैं, तो सीनियर्स से बातें करते हैं, कोलीग्स से डिस्कस करते हैं, वो एक कंबाइंड डिसीजन लेते हैं. तो एक टीम एफर्ट जो होता है, जैसे जो सारे, जैसे एक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे वी आर डिपेंडेंट ऑन आईसीयू स्पेशलिस्ट, ऑन अवर नर्सेज, ऑन अवर डायलिसिस टेक्नीशियंस, ऑन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट. सो इट्स अ टीम एफर्ट दैट यू पुट. And I think with time you get to a point where you accept that you can do your best. और आपके हाथ में आउटकम नहीं है. कभी होगा कि आप मतलब बहुत मीगर सा एफर्ट करोगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा. कभी आप सभी कुछ भी करोगे लेकिन पेशेंट नहीं ठीक होगा. तो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे होता है. पहले मैं बहुत अफेक्ट होती थी अगर मेरा कोई पेशेंट बहुत सिक होता था, तो आई यूज्ड टू बी रियली इमोशनली इफेक्टेड. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न दोज बाउंड्रीज एंड यू बिकम काइंड ऑफ रेजिलियंट. इट्स अ चैलेंजिंग जॉब बट इट इज़ इक्वली ग्रेटिफाइंग एट द एंड ऑफ द डे. सो बिकॉज इट्स, आप बहुत सारी लाइफ इम्पैक्ट कर सकते हो. पेशेंट कभी स्ट्रेचर पे आता है और फिर वो चल के ओपीडी में बाद में आता है, तो फिर ये लगता है कि ना आपने चलो कुछ तो किया ना अच्छा कि पेशेंट इम्प्रूव हो गया. सो द स्ट्रेस, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग एंड फ्रूटफुल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. कि कोई पेशेंट को किडनी इंजरी हुआ, फिर आपने उसको देखा कि 2-3 दिन बाद उसको यूरिन आना चालू हो जाता है, उसका क्रेटिनिन कम होना शुरू होता है. सो इट गिव्स यू अ बूस्ट, यू फील हैप्पी अबाउट इट, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज़. इट्स इंटरेस्टिंग एंड So amazing, yeah. I mean, amazing, Kavita. It was wonderful to chat with you. और मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ बहुत बेसिक लेवल पे और बहुत ही एकदम एक ह्यूमन लेवल पे हमने इसको समझने की कोशिश की कि ये होता क्या है नेफ्रोलॉजी. ये जो इतना लंबा भारी भक्कम वर्ड है नेफ्रोलॉजी, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा ठीक से. तो इससे और किडनी का कितना, क्योंकि बहुत सारे मेरे ख्याल से आपका ये जो आज का आपने जो कहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज का जो माहौल है हर जगह, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में जो माहौल है कि लोग रील्स बना रहे हैं हर चीज़ में, और लोग जो डॉक्टर्स नहीं है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और जिस तरह की कल्चरल सेंसिटिविटी है. सॉरी टू कट यू, बट कुछ लोग हैं मतलब ऐसे, यू हैव टू फाइंड द राइट इन्फ्लुएंसर्स. आई हैव सीन डॉक्टर्स डूइंग अमेजिंग वर्क ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब. बट दे आर डॉक्टर्स, नो? यस, सो यू शुड नो whom टू फॉलो. हाँ, मतलब वो अगर किडनी के बारे में बात कर रहा है तो जो आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करे, वो किडनी का डॉक्टर है इसलिए वो कर पा रहे हैं. हाँ, किसी को फॉलो करो या किसी की बात सुनो तो उसकी क्रेडेंशियल्स देखो, उसको चेक करो ठीक से, ठोक बजा के. यस. जैसे बाकी चीजें करते हो घर में, अगर बाहर प्रेशर कुकर भी लेने जाते हो तो 10 कुकर देखते हो. yes. तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी वैसे फॉलो करना है. ऐसा नहीं है कि जेन्युइन लोग नहीं हैं, या जेन्युइन लोग भी हैं. हाँ. नहीं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये जो हम पहले बात कर चुके हैं, कन्फर्मेशन बायस जिसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बिलीव करते हैं, फिर कोई ये कहता है कि ऐसा है तो हम वो उसको भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं. इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आल्सो. गवर्नमेंट हैज टू पुट अ चेक ऑन ऑल दिस, नो? आई मीन देयर हैज टू बी सम गाइडलाइंस और some restrictions on what
what people is, because it is doing more harm than benefit. It's just lot of misinformation. क्या क्या पेशेंट गूगल करके आते हैं और पूछते हैं, फिर खुद उसको गूगल करना होता है कि ये पूछ क्या रहे तो थोड़ा साइंस से उनको थोड़ा ज़्यादा पता होता है, तो उसका तो कोई ये नहीं है. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो, एंड बहुत आई ओपनिंग था आपके साथ बात करना, एंड थैंक यू सो मच. Thank you, Atul. Thanks for inviting me. It was a pleasure.